By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer, this is Priya. Today we will start class 9th History chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. The Age of Social Change. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, इक्वालिटी चाहिए थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही तो फ्रांस में इतने सारे चेंजेस आए थे सोसाइटी में। और सोशलिज्म मतलब होता है कि जैसे समाज में समाज में लोग रह रहे हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले। तो ये सारे चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही आए थे। 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस में बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा था, जैसे कि स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड हो रखे थे लोग। एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा की ही चलती थी और जो चर्च है वो कंट्रोल करती थी इकोनॉमिक और सोशल पावर को। इस वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी सारे आइडियाज़ लिए थे वर्ल्ड में, यूरोप ने ही नहीं बल्कि पूरे एशिया ने। सभी जगह पे डिस्कशन होने लगा था कि लोगों को इंसाफ मिल सकता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होके उसके बाद सबको इक्वालिटी मिली है, फ्रीडम मिली है, तो हमारी कंट्री में भी ऐसे हो सकता है। तो इंडिया में जो राजा राम मोहन रॉय हैं और जो ड्रोजियो हैं, ये लोग भी इंस्पायर हुए थे इस रेवोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के बारे में सोचा गया था। इससे पहले किसी ने पीपल के बारे में सोचा ही नहीं था। जो गरीब लोग थे ना, उन लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। The developments in the colonies in turn reshaped this idea of societal change. मतलब जो कॉलोनीज थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल किया था इंडिया में, तो ब्रिटेन कॉलोनी थी, मतलब जो रूल करते हैं उन्हें कॉलोनी बोला जाता था। तो उन लोगों ने भी सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करी। यूरोप में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी आ जाए सोसाइटी में चेंज। वो चाहते थे कि चलो अगर आ रहे हैं चेंजेस तो थोड़ा धीरे धीरे करके आए, स्लोली स्लोली आए, एकदम से चेंजेस ना आए, क्योंकि अगर एकदम चेंजेस आया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सम वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव होते हैं जो चेंजेस चाहते ही नहीं है कि चेंजेस आए, और अदर्स वर लिबरल। लिबरल मतलब होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि चेंजेस आए लेकिन थोड़ा स्लोली स्लोली आए। बट जो रेडिकल्स होते हैं ना, वो तो ये चाहते हैं कि तूफान मचा दो, लड़ाई झगड़ा करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन हमें चेंजेस चाहिए चाहिए। इस चैप्टर में हम लिंक करके पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स कैसे कैसे आए थे और कैसे कैसे उन्होंने एक्शंस लिए थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे पॉलिटिकल ट्रेडिशन 19th सेंचुरी के, उसके बाद हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 20th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन हुआ है रशिया में, उसकी वजह से सोशलिज्म कितना पावरफुल बन गया है। तो स्टार्ट करते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव से। सबसे पहले हम लिबरल के बारे में पढ़ेंगे। लिबरल चाहते थे कि सभी रिलीजन बराबर हों, ऐसा ना हो कि बस एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाए। तो यूरोप में तो डिस्क्रिमिनेशन था ही, बस एक ही रिलीजन को माना जाता था। तो जो लिबरल्स थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि एक रिलीजन नहीं होना चाहिए, सभी रिलीजन को फॉलो करो और सभी की इक्वल रिस्पेक्ट करो। और जो राजा है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहा है, उसके मतलब सारे वो दिए हुए हैं, पावर्स दी हुई है, वो कभी किसी को मार रहा है, कभी भी कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको भी कंट्रोल करो, उसके जो पावर्स है उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो सभी के राइट को सेफगार्ड करे, सभी को राइट मिलना चाहिए अपना अपना। लिबरल्स चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ये ना हो कि भाई राजा ही सारे डिसीजन ले रहा है, राजा ही सब कुछ कर रहा है। नहीं, एक जुडिशरी पावर होना चाहिए, एक जज होना चाहिए, जैसे कि अभी के टाइम पे होता है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरीके का। तो एक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, वो न्याय करेगा कि किसने गलत किया है और किसने सही किया है। राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए सारी पावर। बट ये लोग ना डेमोक्रेट नहीं थे, डेमोक्रेट्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब कि ये नहीं चाहते थे कि राजा को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। और दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये लोग ये भी नहीं चाहते थे कि जैसे 18+ जो अबव पीपल होते हैं उनको वोटिंग का राइट मिले। ये बोलते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी है बस वही वोट दे पाए, और विमेंस को भी वोट देने का राइट बिल्कुल ना हो। तो देखो ये बात तो गलत है ना।
वैसे आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं कि लिबरल्स क्या क्या नहीं चाहते थे। अगर बात करें रेडिकल्स की, इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो रेडिकल थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे लिबरल के। ये चाहते थे कि सभी पीपल को वोट देने का राइट होना चाहिए और पीपल चूज करे कि गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए। मिनी सपोर्टेड विमेंस सफरेज मूवमेंट, मतलब कि जो विमेंस थी ना वो भी राइट चाहती थी कि हमें भी वोट देने का राइट होना चाहिए, तो रेडिकल्स ने सभी को सपोर्ट किया। रेडिकल्स किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके भी कोई अगेंस्ट नहीं थे। वो कहते थे कि हाँ चलो सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास है ही नहीं, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए। अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो रेडिकल और लिबरल दोनों के ही ऑपोजिट थे। बोलते थे कि हम लोगों को ना तुम्हारा मेथड समझ नहीं आता, हम नहीं चाहते कि कोई भी चेंजेस होने चाहिए, अरे जैसा चल रहा है वैसा चलने ही दो। अर्ली 18th सेंचुरी में तो इन्होंने ऐसे बोला था, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते ना इन्होंने सोचा कि ये रेडिकल और लिबरल मानेंगे तो है नहीं, चलो कुछ चेंजेस आने ही देते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना वो थोड़ा धीरे धीरे आए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, एकदम से चेंजेस मत लाओ। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप उस टाइम होते तो कौन से ग्रुप को लाइक करते, कंजर्वेटिव, रेडिकल या फिर लिबरल? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना काफ़ी ज़्यादा तू मैं होने लगी थी इन तीनों ही ग्रुप में। 19th सेंचुरी में ना कंट्री में काफ़ी सारे चेंजेस लाना चाहते थे, तो एक दूसरे के ऊपर लिमिट लगाते रहते थे, कभी पॉलिटिकल की चीज़ों को लाके, कभी कि चेंजेस करने हैं हमें अपनी कंट्री में, कभी इन सब चीज़ों को लाके। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, अब इस टाइम पर एक पॉलिटिकल ट्रेंड चला और जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे। ये टाइम ऐसा था कि सिटी में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, रेलवे एक्सपैंड होने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मैन, वीमेन, चिल्ड्रंस सभी लोग फैक्ट्री में काम करने लगे। वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा होते थे लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था। अब लोगों की मजबूरी थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, तो जो काम मिल रहा है वो कर लो, चाहे कितने भी घंटे करना पड़े। पीपल को कम पैसे मिल रहे थे काम करने के, तो हाउसिंग और सैनिटेशन पे बेचारे वो कैसे ध्यान देंगे। तो अब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी हाउसिंग और सैनिटेशन की, साफ सफाई की और रहने की। तो लिबरल और रेडिकल ने सोचा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे गरीबी में लोग रहते थे उस टाइम पे। लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो प्रॉपर्टी ऑनर और एम्प्लॉयर्स थे, तो वो चाहते थे कि इंडस्ट्री में चेंजेस आने चाहिए, वो चाहते थे कि और लोग भी बेनिफिट्स उठा पाए। अगर सिटीज़न एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो और अच्छे से काम करेंगे। तो इस वजह से जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब कि जो राजा का राज्य था, वो उस चीज़ को अपोज करते थे। वो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों के वो अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लोगों को एजुकेटेड बनाना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए और प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर राजा का बेटा राजा है तो उसे इम्पोर्टेंस मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। जन्म के बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए कि उसने राजा के घर में जन्म लिया है तो इस वजह से उसे इम्पोर्टेंस मिल रही है, नहीं। बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन पर्सन कितना एफर्ट लगा रहा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसके टैलेंट को देखकर उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सभी को अधिकार है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। तो ये बिलीव करते थे कि तभी सोसाइटी डेवलप होगी। तो बहुत सारे मैन एंड वीमेन चाहते थे चेंजेस, तो वो इन लोगों को सपोर्ट करते थे, लिबरल और रेडिकल ग्रुप को। अर्ली 19th सेंचुरी में सम नेशनलिस्ट मतलब जो देशभक्ति वाले लोग होते हैं, वो लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि एक रेवोल्यूशन आए जिससे कि जो गवर्नमेंट है यूरोप में 1815 में वो ख़त्म हो सके। तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और मोनार्क सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। मोनार्क सिस्टम होता है किंग का रूल। नेशनलिस्ट नेशन की फेवर में बात किया करते थे कि सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट होने चाहिए। 1815 के बाद
एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिनका नेम था जिसुपी मजीनी। तो इनकी थिंकिंग, इनकी जो सोच थी वो इतनी अच्छी थी ना नेशन को लेके, कि इनकी जो लिखी हुई चीज़ें थी, राइटिंग थी, वो इंडिया में भी पढ़ी जाती थी। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब यूरोप में ना सोसाइटी में सोशलिज्म को लेके काफ़ी सारे विजन्स आने लगे। मिड 19th सेंचुरी में तो यूरोप में इतने सारे आइडियाज़ आने लगे कि हमें सोशल, मतलब कि हमें सोसाइटी में चेंजेस करने हैं। और सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, एक पर्सन की प्रॉपर्टी होती थी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन बाकी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये तो गलत है। ये चाहते थे कि सभी में इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तभी तो पीपल का वेलफेयर होगा, सभी को इक्वल राइट मिल पाएंगे। क्योंकि जो सिंगल पर्सन है उसके कंट्रोल में होगी पूरी प्रॉपर्टी, तो सारा जो पैसे है, जो मनी है, वो उसी को मिलेगा, बाकी लोग तो मेहनत करते रह जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी पे, लैंड पे। इसलिए जो सोशलिस्ट थे वो चेंजेस लाना चाहते थे और वो कैंपेन भी कर रहे थे इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं, लाइक हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, और व्हाट बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जो सोशलिस्ट है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट विजन थे फ्यूचर को लेके। कुछ जो बिलीव करते थे कोऑपरेटिव्स में। कोऑपरेटिव्स मतलब होता है कि कोई एक पर्सन पूरी फैक्ट्री को नहीं चला रहा है, नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप बना होता है वो पूरी फैक्ट्री को चला रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल्स इस फैक्ट्री को चलाते हैं। तो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था जिसका नेम था रॉबर्ट ओन। इनकी एक कोऑपरेटिव फैक्ट्री थी, इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नेम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो ये यूएसए में इन्होंने बिल्ड की थी। कुछ सोशलिस्ट ये चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव है ना वो गवर्नमेंट बनाए, ना कि कोई एक इंडिविजुअल। फ्रांस में एक पर्सन थे लुइस प्लैंक, तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बनाए और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को हटाया जाए। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज होता है कि कोई एक पर्सन पूरी फैक्ट्री को या पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है, तो सारा प्रॉफिट उसे एक पर्सन के पास ही तो आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव आनी चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स पीपल आने चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब कि जिसने जितना काम किया है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट में जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है ना फैक्ट्रीज में, मतलब जो ओनर होता है फैक्ट्री का उसे ही सारा प्रॉफिट मिलता है, जबकि काम करते हैं सारे वर्कर्स। तो ये गलत है, और वर्कर्स की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव नहीं की गई है। प्रॉफिट तो मिल गया है जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है उन्हें, लेकिन उस प्रॉफिट से ये भी नहीं हुआ कि वर्कर्स की कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाए। तो वर्कर्स को मिलके कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है इसको भी हटा देना चाहिए। कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स के साथ, और जो प्रॉपर्टी है ना वो सोशली कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब कि किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और जो सोसाइटी है ना वो कम्युनिस्ट होनी चाहिए। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब होता है जिसमें लोगों के लिए सोचा जाता है, लोगों के लिए काम किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स कन्विंस करते थे वर्कर्स को कि हमें कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे, और कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर के लिए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म को किसने सपोर्ट किया? बाय द 1870s सोशलिस्ट ने सोचा यूरोप में कि ऐसा करा जाए कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसका नाम रखेंगे हम सेकंड इंटरनेशनल। तो सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल रखा गया। इस चैप्टर में जो भी मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप इसको ना अच्छे से अंडरलाइन करते रहना। इंग्लैंड और जो जर्मनी के वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली थी जिससे कि वो फाइट कर सके बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए। इन्होंने अपना खुद का फंड भी सेटअप करा था जिससे कि वो आपस में ही अपने एक दूसरे की मतलब हेल्प कर सके। ये डिमांड भी कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स में रिडक्शन करो, इतने घंटे काम कराते हो हम लोगों से, और हमें राइट भी दो वोट देने का। जर्मनी में एसोसिएशन काम कर रही थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और इस वजह से जो पार्लियामेंट्री सीट्स थी
उसमें भी जीतने में हेल्प हुई। बट 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन ने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था लेबर पार्टी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। 1914 तक तो सोशलिस्ट यूरोप में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए क्योंकि ना पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ज़्यादा ही थी, उसमें कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इसलिए सोशलिस्ट ज़्यादा ही फेमस नहीं हो पाई थी उस टाइम पर। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं 1871 की फिगर है। ये पेरिस में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सोशलिस्ट के लिए कि वर्कर्स पे ध्यान दो, इतने घंटे काम कराते हो वर्कर्स से, पैसे भी इतना नहीं देते हो, हम लोग कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और सोशलिस्ट होना चाहिए हमारी कंट्री में। द रशियन रेवोल्यूशन, हमने अभी देखा था कि यूरोप में किस तरीके से सोशलिस्ट को सपोर्ट किया गया। अब बात करते हैं हम रशिया की। रशिया में ना बहुत ही ज़्यादा सोशलिज्म हो गया, इतना ज़्यादा हो गया था कि अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में जिसमें सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को हटा दिया। अब रशिया में से गवर्नमेंट हट चुकी थी और जो मोनार्की का रूल था वो भी ख़त्म हो चुका था फरवरी में 1970 में। अक्टूबर में जो भी रेवोल्यूशन हुआ था, जितने भी इवेंट्स थे, उन सभी को बोला जाता है रशियन रेवोल्यूशन। तो क्यों हुआ था ये रेवोल्यूशन और कैसे हुआ था, इस बारे में हम पढ़ेंगे अब अच्छे से डिटेल में। द रशियन एम्पायर इन 1914, बात है ये 1914 की, जब रशिया का राजा था ज़ार निकोलस II। तो ज़ार बोला जाता है रशिया में किंग को। रशिया की कैपिटल थी मॉस्को, लेकिन जो रशियन एम्पायर था ना वो बहुत बड़ा था। अब जो कंट्रीज है जैसे कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कुछ पार्ट पोलैंड का, यूक्रेन, बेलारूस, तो ये सब पहले रशिया के ही पार्ट थे। इतना बड़ा था रशिया, पैसिफिक से लेके सेंट्रल एशिया के स्टेट तक फैला हुआ था ये। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये भी इसी के ही पार्ट थे। और यहाँ पे जो रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मेजॉरिटी में तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, बट यहाँ पे कुछ और भी रिलीजन थे जैसे कि कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट। इस मैप में भी देख सकते हैं आप कि रशियन एम्पायर कितना बड़ा था और यहाँ का जो राजा था ज़ार निकोलस II वो ये था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ना रशिया में जितने भी लोग रहते थे वो मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब कि खेती बाड़ी करते थे। 85% रशियन की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। इतना तो यूरोप की कंट्रीज में भी नहीं था, वहाँ भी जैसे फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। कल्टीवेटर एग्रीकल्चर का काम खुद की नीड के लिए भी और मार्केट के लिए भी काम किया करते थे। रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का उस टाइम पर। रशिया में इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, बस सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही कुछ ही इंडस्ट्रीज थी। ज़्यादातर प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन ही करते थे, लेकिन कुछ लार्ज फैक्ट्रीज भी थी जिसमें वर्कशॉप में काम होता था। ज़्यादातर फैक्ट्री 1890s में इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर, और रशिया का रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड होने लग गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगी थी इंडस्ट्री में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि और कंट्री के लोग भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कोल का प्रोडक्शन तो डबल हो गया था और आयरन और स्टील ने तो धमाल ही मचा दिया था, क्वाड्रपल हो गया, मतलब कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 90s आते आते फैक्ट्री के वर्कर और जो क्राफ्ट्समैन थे वो इक्वल नंबर में होने लग गए, मतलब कि अगर 20 फैक्ट्री वर्कर्स हैं तो 20 ही क्राफ्ट्समैन होने लग गए। ज़्यादातर इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। जो इंडस्ट्री थी वो एक ही पर्सन की थी। गवर्नमेंट भी यहाँ पे सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्री को। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंडस्ट्रीज थी ना, इनको सुपरवाइज किया जाता था कि सभी वर्कर को ये लोग मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या लिमिटेड आवर्स में ही काम करवा रहे हैं या ज़्यादा आवर्स में काम करा रहे हैं, लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा कहीं।
बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स था ना, वो तो बहुत ही खड़ूस था। सारे रूल्स ब्रेक कर देता था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाता था और कम पैसे देता था। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप में तो 15 आवर्स काम होता था और फैक्ट्रीज में 10 से लेकर 12 आवर्स तक काम करवाया जाता था पीपल से। और रहने के लिए एकोमोडेशन तो डॉर्मेट्रीज जैसा होता था, मतलब कि एक रूम बना दिया और उसमें काफ़ी सारे बेड डाल दिए। बहुत ही बेकदरी होती थी वर्कर्स की उस टाइम पर। वर्कर्स छोटे छोटे सोशल ग्रुप बनाने लग गए थे और कुछ वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक था अपने विलेज से, लेकिन कुछ तो सिटी में ही परमानेंटली सेटल हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, मतलब वर्कर्स जो थे उनका जो डिवीज़न था वो उनके स्किल पे बेस्ड था। जैसे कि मेटल वर्कर्स हैं तो वो अलग हैं, उनका स्किल अलग है। तो जो मेटल वर्कर्स होते थे ना, जो मेटल का काम करते थे, वो अपने आप को ना और वर्करों के कंपैरिजन में काफ़ी ऊंचा समझते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं और बाकी जो वर्कर्स हैं वो इन्फीरियर हैं इस तरीके से, क्योंकि उनकी डिमांड भी ज़्यादा थी और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी प्रॉपर और उनकी स्किल्स भी अच्छी थी। 1914 के टाइम पर ना 31% वीमेन जो थी वो वर्कर थी और उनको कम पैसा दिया जाता था मैन के कंपैरिजन में। काम इक्वल होता था लेकिन इनको पैसे कम दिए जाते थे। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। वर्कर्स का डिवीज़न उनके ड्रेसेस पे भी डिपेंड करता था। जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं उनकी ड्रेस अलग होती थी, मेटल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनकी ड्रेस अलग होती थी। कुछ वर्कर्स अपनी एसोसिएशन भी फॉर्म करते थे, जिससे कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर किसी को फाइनेंशियल हार्डशिप है, किसी को ज़रूरत है किसी वर्कर को, तो ये आपस में ही अपनी हेल्प कर सके। इस वजह से इन्होंने ग्रुप भी फॉर्म कर लिया था। वर्कर्स यूनाइट मतलब एक भी हो जाते थे जब उन्हें स्ट्राइक करनी होती थी, जब उन्हें लगता था ना कि एम्प्लॉयर्स जो मालिक है वो उनकी बात को नहीं मान रहा है या फिर उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो वो स्ट्राइक कर देते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई थी 1896 से 1897 तक और मेटल इंडस्ट्री में हुई थी 1902 में। इन द कंट्री साइड मतलब जो विलेज वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, लेकिन वो जो लैंड था जिस पे वो काम करते थे वो होता था नोबिलिटी, मतलब जो राजा के रिलेशन में लोग होते थे उनका होता था, मतलब रिच पीपल का होता था और ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोगों का होता था। तो उनके लैंड पे ये फार्मर्स काम किया करते थे। ये पीजेंट काफ़ी रिलीजियस थे लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। नोबल्स वो लोग थे जो राजा के रिलेटिव्स थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इनको जो पावर और पोजीशन मिली हुई थी वो बस जार की वजह से मिली हुई थी, जार जो किंग था रशिया का। अगर देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, लेकिन रशिया में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। रशिया में तो पीजेंट चाहते थे कि नोबल्स का लैंड उन्हें मिल जाए और कभी कभी तो पीजेंट जब मना करते थे रेंट की कि हम रेंट नहीं देंगे, लेकिन लैंडलॉर्ड उन पे प्रेशर करते थे तो वो उनका मर्डर भी कर देते थे। तो पीजेंट तो बहुत खतरनाक होते थे रशिया में उस टाइम। 1902 में साउथ रशिया में सबसे ज़्यादा ये इंसिडेंट देखा गया और 1905 में पूरे रशिया में ऐसे इंसिडेंट होने लग गए थे कि फार्मर्स नोबल्स को मार रहे हैं। रशिया के पीजेंट काफ़ी डिफरेंट थे यूरोप के पीजेंट से। यहाँ पर एक और सिस्टम था कि जैसे पूरा लैंड है उसको डिवाइड किया जाए इक्वली, मतलब सभी फार्मर्स में इक्वली डिवाइड किया जाए और ये डिपेंड करता था फैमिली की नीड पे। जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली है उसे उतना बड़ा लैंड मिलेगा। नेक्स्ट, सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले जितनी भी रशिया में पॉलिटिकल पार्टी थी सभी इलीगल थी। उस टाइम पर 1898 में एक पार्टी फाउंड हुई थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेकिन ये भी इलीगल थी उन लोगों के अकॉर्डिंग। ये पार्टी कार्ल मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट करती थी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये पार्टी इलीगल थी, लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने सेटअप कर दिए न्यूज़पेपर और वर्कर्स जो है वो मोबिलाइज्ड, मतलब इधर उधर जाने लगे, स्ट्राइक करने लगे। कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसा फील करते थे कि ये जो रेवोल्यूशन आएगा वो पीजेंट की वजह से आएगा, ना कि वर्कर की वजह से। और कंट्री के कंपैरिजन में रशिया सबसे जल्दी सोशलिस्ट हुआ। सोशलिस्ट मतलब जो समाज के बारे में सोचते हैं। बात करें अगर हम कंट्री साइड वाला, मतलब जो विलेज वाला एरिया है उसकी, तो वहाँ पर
सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट लेट 18th सेंचुरी में आया था और यहाँ पे फॉर्म हुई थी पार्टी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये फॉर्म हुई थी 1900 में। इस पार्टी ने बहुत स्ट्रगल किया था पीजेंट के राइट को लेके और डिमांड की थी कि जो नोबल्स का लैंड है वो पीजेंट को दिया जाए, फार्मर्स का होना चाहिए वो लैंड। एक और ग्रुप था जिसका नेम था सोशल डेमोक्रेट्स, वो इनके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है ना पीजेंट के लिए ये गलत है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा कि जो नोबल्स है उनका लैंड लेके आप पीजेंट को दे दो, ये तो गलत है, फिर बेचारे नोबल्स क्या करेंगे। लेनिन एक पर्सन थे, इन्होंने कहा कि जो पीजेंट्स है ना उनका एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि कुछ पुअर है, कुछ रिच है, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं, कुछ कैपिटलिस्ट है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है ना, इसकी वजह से ये सभी सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। पार्टी भी यहाँ पे डिवाइड हो रखी थी, जैसे कि व्लादिमीर लेनिन थे जो बोल्शेविक ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये कहते थे कि जो मेंबर्स होने चाहिए ना ग्रुप में वो ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी के लोग होने चाहिए। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के लोग थे जो थे मेंशेविक, वो कहते थे कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो दोनों में डिफरेंस है, बोल्शेविक और मेंशेविक में। तो ये अलग अलग ग्रुप्स भी बने हुए थे। अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अब बहुत ही टफ टाइम आ गया था रशिया के लिए। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, मतलब कि राजा का ही रूल चलता था यहाँ पर। जो रशिया का जार था, मतलब जो किंग था, वो ही अपनी चलाता था, कोई पार्लियामेंट वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जो लिबरल थे ना रशिया में, उन्होंने सोचा कि अब इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे ना, इन ग्रुप के साथ मिलके डिमांड की 1905 में कि हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेशनलिस्ट ने भी इनका सपोर्ट किया और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था ना जिहादिस्ट का, तो उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। 1904 का टाइम बहुत ही बैड था रशियन वर्कर के लिए, क्योंकि जो प्राइस थे ना एसेंशियल गुड के वो बढ़ते ही चले गए और उनको वेजेस इतने मिल ही नहीं रहे थे, 20% डिक्रीज कर दिए। तो देखो अब पैसे तो मिल नहीं रहे हैं उनको, काम करने के मनी तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से जो खाने पीने का सामान है उसके भी रेट्स हाई हो रहे हैं, तो बेचारे परेशान ही होंगे ना। वर्कर्स की जो मेंबरशिप थी एसोसिएशन में वो बढ़ती चली गई, क्योंकि वो जो ग्रुप था वो बढ़ता ही चले गया क्योंकि सभी को प्रॉब्लम होती, सबने सोचा भैया ग्रुप को ही ज्वाइन कर लो और स्ट्राइक करो और तब तो हमारी डिमांड पूरी होगी। अब क्या हुआ कि जो पुटिलोव आयरन वर्क्स था ना, वहाँ पे 4 मेंबर को निकाला गया कि चलो हम तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। तो ये देखकर सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में, मतलब कुछ ही दिनों में 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक करने लगे और डिमांड करने लग गए कि जो वर्किंग डे है ना, जैसे कि 8 आवर्स करो काम करने का, ऐसा नहीं है कि तुम घंटों घंटों काम कराया जा रहे हो, रातों दिन लगा रहे हो पागलों की तरह हमें, और हमारे वेजेस भी इंक्रीज करो, हमारी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें। ये जो भी प्रोसेशन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, इसको लेड कर रहे थे फादर कैपॉन। तो ये वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर राजा रह रहा था। तो जब ये सारे लोग जितने भी थे, जैसे जो 1,10,000 वर्कर्स थे, ये सब जब राजा के यहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे राजा ने कहा पुलिस को कि जाओ अटैक कर दो इन सब पे, और उसमें 100 वर्कर्स मर गए और 300 वर्कर्स को तो चोट आ गई थी। इस वजह से इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट के बाद सभी वर्कर को और ज़्यादा गुस्सा आया और 1905 में हो गया रेवोल्यूशन। पूरी कंट्री में स्ट्राइक स्टार्ट हो गई और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स भी बाहर निकलने लगे, कंप्लेन करने लगे कि हमें सिविल लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रीडम दो। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स सब लोग एक यूनियन इस्टेब्लिश करने लगे, ग्रुप स्टार्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए अपनी कंट्री में। 1905 के रेवोल्यूशन के टाइम पर जार ने बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग पार्लियामेंट चाहते हो ना बनाना, पार्लियामेंट बना लो। तो वहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता था ड्यूमा। और जार ने कहा कि जो ट्रेड यूनियन बन रही है और जो तुम पूरा ग्रुप बना रहे हो, एसोसिएशन बना रहे हो, फैक्ट्री कमेटी बना रहे हो, ये तो इलीगल है, ये तो अनऑफिशियल है, इसे नहीं होना चाहिए, इसे हटाओ। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे भी।
तो जार ने कहा कि जो फर्स्ट डूमा बनाया, मतलब जो पार्लियामेंट बनाया था, उसे उसने डिसमिस कर दिया। लेकिन दोबारा से 75 डेज में दोबारा से उसने ड्यूमा को री इलेक्ट कर दिया। फर्स्ट ड्यूमा जब हटा दिया गया था उसके 3 मंथ बाद ही सेकेंड ड्यूमा आ गया था। तो यहाँ पर है ना, देखो इस राजा ने कोई भी अपनी पावर का रिडक्शन नहीं दिखाया कि इसमें राजा की पावर कम हो गया, कुछ हो गया, पावर उतनी ही थी राजा की। और इसने देखो इतना तेज था ना ये, इसने कहा कि जो थर्ड ड्यूमा होगा ना उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ही राइट होगा वोटिंग का, क्योंकि कंजर्वेटिव तो कभी चाहते ही नहीं थे कि कुछ चेंजेस हो। चेंजेस कौन चाहते थे? जो लिबरल थे और जो रेवोल्यूशनरी थे वो चाहते थे चेंजेस। तो इसने ये सोचा कि कंजर्वेटिव से ही बोला जाए कि वही, उन्हें ही वोटिंग का राइट मिलेगा, क्योंकि वही आएंगे पार्लियामेंट में तो मेरी ही चलेगी, राजा की ही चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें 2 ग्रुप थे यूरोप के। फर्स्ट ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जिसे सेंट्रल पावर बोला जाता था यूरोप का। और सेकंड ग्रुप जिससे लड़ाई हो रही थी फर्स्ट ग्रुप की, उसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। रशिया के साथ साथ, मतलब ये जो सेकंड ग्रुप था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का, इनके साथ इटली और रोमानिया भी आ गए थे सपोर्ट करने के लिए। इस वॉर को वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला गया था क्योंकि ये कनेक्टेड था एक दूसरी कंट्री से। जैसे कि फ्रांस और ये ब्रिटेन, जर्मनी, इन्होंने कहीं ना अपना किसी और कंट्री में कब्जा कर रखा था। तो वहाँ के लोगों को भी ये लोग बोलते थे कि तुम लोग इन्वॉल्व हो, तुम लोग भी हमें हमारी हेल्प करोगे। तो इस तरीके से तो ये पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा था वॉर। रशिया में स्टार्टिंग में तो ये जो वॉर था ये पॉपुलर हुआ क्योंकि सभी लोग जार निकोलस II को देख के सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखो जार ने क्या करा कि जो ड्यूमा में लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था ना, उनकी सुन ही नहीं रहा था वो जो पार्लियामेंट बनाया था। तो फिर उन लोगों ने बोला कि यार फिर पार्लियामेंट बनाने का फ़ायदा ही क्या है, जब जार मतलब किंग हमसे कुछ सजेशन ही नहीं ले रहा है, हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इस ड्यूमा को बनाने का। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, मतलब कि जो जर्मनी के अगेंस्ट थे रशियन जितने भी लोग थे, तो ये देखा गया कि जो सेंट पीटरबर्ग है ये एक जर्मन वर्ड था, इसको चेंज करके पेट्रोग्रेड रखा गया। जेरिना अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन में इनका बर्थ हुआ था और ये जार की वाइफ थी। तो इनका जो अफेयर था वो रासपुतिन के साथ था। तो इस वजह से लोग और ज़्यादा नफरत करते थे कि देखो राजा की जो वाइफ है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट। अब जो ईस्टर्न फ्रंट और जो वेस्टर्न फ्रंट था वो थोड़ा डिफरेंट था। पहले मैं आपको मैप में दिखाती हूँ ईस्टर्न फ्रंट वाली कौन सी कंट्रीज थी और वेस्टर्न फ्रंट वाली कौन सी कंट्री थी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ईस्ट साइड में रशिया है, तो इस वजह से इसे बोला गया ईस्टर्न फ्रंट, और वेस्ट साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्री है, तो इसलिए बोला गया इसे वेस्टर्न फ्रंट। जो वेस्टर्न फ्रंट की आर्मी थी वो लड़ाई लड़ रही थी ईस्टर्न फ्रंट से ट्रेंचेस में, मतलब कि गड्ढे खोद खोद के वहाँ पे छुप के लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था, जो रशिया वाला एरिया था ना, जो रशिया की आर्मी थी, वो लोग तो बस स्ट्रेट मूव करके सामने ही सामने लड़ रहे थे। तो वो लोग ज़्यादा मारे गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा करा ही नहीं था कि गड्ढे खोद के और चुपचाप उसमें घुस के गड्ढे में और हमला कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस वजह से ये लोग ज़्यादा मारे गए। रशिया में इतने ज़्यादा लोग मारे गए कि वो डीमोरलाइज हो गए कि अब हम नहीं लड़ सकते इस तरीके से। तो जो रशिया की आर्मी थी ना वो हार चुकी थी बहुत बुरी तरीके से जर्मन और ऑस्ट्रिया से 1914 से लेकर 1916 के बीच में। 7 मिलियन पीपल कैजुअल्टीज, मतलब कि घायल हो गए 1917 में। इस वजह से जो रशियन आर्मी थी ना उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें लगा कि यार अब तो हम हार गए। तो उन्होंने क्या करा कि जितनी भी क्रॉप्स थी, बिल्डिंग्स थी ना रशिया में, वो सब पूरा तोड़ते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे थे, जिससे कि जो आर्मी है ना जर्मन की, जो वेस्टर्न फ्रंट के आर्मी है, वो उन पे हमला ना कर पाए, वो लैंड पे ना आ पाए, क्योंकि लैंड पे आएंगी तो कब्जा कर लेंगे लैंड को। तो इस वजह से उन्होंने सारी क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्रॉप और बिल्डिंग का 3 मिलियन जो रशिया के पीपल थे वो रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। इस वॉर की वजह से इंडस्ट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। रशिया में वैसे ही इतनी कम इंडस्ट्री थी, तो जो सामान आता था वो बाल्टिक सी के थ्रू आता था। तो जो बाल्टिक सी था वो जर्मन के कंट्रोल में था, जर्मनी के कंट्रोल में था। तो अब वहाँ से भी सामान आना बंद हो गया, जर्मनी ने अलाउ ही नहीं किया। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी रशिया में इंडस्ट्री को लेके।
1960 में रेलवे लाइन भी ब्रेक होने लगी, टूटने लगी, और जो लोग ठीक ठाक थे ना उनको बोला जाता था कि तुम जाओ और वॉर में लड़ो। सारे मैन तो वॉर में चले गए थे, तो इस वजह से लेबर की शॉर्टेज होने लगी। स्मॉल वर्कशॉप पे भी बहुत कम लोग होने लगे कि अब भैया काम कौन करे, सब तो वॉर में चले गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें बंद करनी पड़ गई। ज़्यादातर ग्रेन जो अनाज था वो आर्मी को प्रोवाइड करवाया जाता था, तो इस वजह से जो बाकी के पीपल थे उनको खाने को मिलता ही नहीं था। ब्रेड की शॉर्टेज हो रही थी सिटी में। 1916 के विंटर में बहुत ज़्यादा रायोट मतलब दंगे होने लग गए थे ब्रेड शॉप पे। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। बात है 1917 की, जब पेट्रोग्रेड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी विंटर में, और वहाँ के लोगों की बहुत ही ज़्यादा हालत भी ख़राब थी। ग्रिम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होना। सिटी में पीपल को डिवाइड किया हुआ था। एक रिवर थी नेवा, उसके राइट साइड में सारे वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी, और लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरिया जैसे कि विंटर पैलेस जो राजा का महल हुआ करता था, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और ड्यूमा मतलब जो भी शाही चीज़ थी वो सारी लेफ्ट साइड थी रिवर के। और राइट साइड में सारे पुअर पीपल जो गरीब लोग थे। फरवरी 1917 में फूड की शॉर्टेज हुई, और सबसे ज़्यादा शॉर्टेज वर्कर्स के क्वार्टर में हुई थी। विंटर था तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। एक तो ठंड, ऊपर से फूड की शॉर्टेज, बेचारे लोग। ऊपर से बात करी जाए अगर पार्लियामेंट की, तो जो जार था ना, किंग था, वो चाहता था कि ड्यूमा डिसॉल्व हो जाए, ड्यूमा ख़त्म हो जाए। जो पार्लियामेंट बनी थी, मतलब अपना ही राज चलाना चाहता था। 22 फरवरी को सभी वर्कर को इतना गुस्सा आया, और राइट बैंक में मतलब जो रिवर का राइट साइड था वहाँ पर सारे वर्कर्स रहते थे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, स्ट्राइक करनी ही पड़ेगी। 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, और इसमें वीमेंस ने भी काफ़ी साथ दिया। तो इसी वजह से इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे, वो फैक्ट्री क्वार्टर से कैपिटल के सेंटर में पहुंच गए आंदोलन करते करते। सेंटर ऑफ द कैपिटल को बोला जा रहा है यहाँ पर रशियन वर्ड में नेवेसिकी प्रोस्पेक्ट। इस स्टेज में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे ना, मतलब जो रिच पीपल थे, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उसके सराउंडिंग में मतलब कि वर्कर्स ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, और गवर्नमेंट ने फिर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कि कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू का सुन के जो वर्कर्स थे वो चले तो गए इवनिंग में, लेकिन नेक्स्ट डे 24 और 25 को वो दोबारा से आ गए कि हम नहीं हारने वाले। तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि इन लोगों पे नज़र रखी जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैवलरी और पुलिस को दे दी गई। 25 फैब संडे को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब जो ड्यूमा में पॉलिटिशियन थे उन्हें आया गुस्सा, क्योंकि जब ड्यूमा ही नहीं रहेगी तो उन पॉलिटिशियन का क्या काम, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। फिर जो डेमोन्स्ट्रेटर थे मतलब जो वर्कर्स थे ना, वो दोबारा रिटर्न हुए। उन्होंने दोबारा लेफ्ट बैंक पे, जो रिवर का लेफ्ट साइड था ना, जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, जहाँ पे ड्यूमा था, वहाँ पे दोबारा से 26 को फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। अब 27 को पुलिस हेडक्वार्टर पे उन्होंने अटैक कर दिया। जिन भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वो लोग सभी स्ट्रीट पर आ गए, सड़क पर उतर आए और स्लोगन के साथ, और कहने लगे कि जो ब्रेड है, वेजिस हैं, और हमें बेटर आवर्स दो, डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, ये सब चीज़ें ठीक करो। हाँ, ना तो हमें ब्रेड खाने को मिलता है, ना तुम हमें वेजेस देते हो, ना हमारे टाइम जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, रातों दिन हम लगे हुए हैं पागलों की तरह। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे कंट्रोल की जाए ये सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ने दोबारा से कैवलरी बुला ली, मतलब सेना बुला ली, जिससे कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। लेकिन कैवलरी ने इस बार मना कर दिया कि हम लोग अब इन पे अटैक नहीं करेंगे, वर्कर्स पे अटैक नहीं करेंगे, और अपने ऑफिसर को भी मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन लोगों के साथ भी तो गलत हो रहा है, ये कोई बात होती है? उन लोगों पे तुम अटैक करवा रहे हो जबकि उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है।
और कैवेलरी ने, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उसी शाम को जो स्ट्राइकिंग वाले वर्कर्स थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनके साथ एक होकर कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, और एक सोवियत मतलब कि काउंसिल बना ली, वो भी सेम बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा थी। इसे बोला जाता था पेट्रोग्रेड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब कि नेक्स्ट डे ही जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने जार को बोला कि ऐसा है, अब तुम्हारी कोई चलने नहीं वाली, ऐसा करो तुम अब ये सब कुछ छोड़ दो। तो फिर जार ने इनकी जो एडवाइस थी वो फॉलो की और कहा ठीक है, और 2 मार्च को अपने जो राज्य था वो त्याग दिया। अब जो राज्य था, जो राजा इतना कंट्रोल कर रहा था पूरी कंट्री पर, वो अब सारी पावर आ गई सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स थे उनके हाथ में। अब ये लोग चलाएंगे कंट्री को। सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग हुई थी, मतलब कि वोटिंग सिस्टम हुआ था, तब जाके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। तो रशिया का फ्यूचर अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर था। पेट्रोग्रेड में जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से मोनार्की सिस्टम बिल्कुल हट चुका था 1917 फरवरी में। विमेन इन द फरवरी रेवोल्यूशन, अभी जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था इसमें विमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया था, कहा था कि हम लोग भी काम नहीं करेंगे जब तक ये लोग हमारी नहीं सुनेंगे। तो इस टाइप से विमेंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था रेवोल्यूशन में। आफ्टर फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लिबरल्स, सोशलिस्ट, इन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। और अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पब्लिक मीटिंग पे कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो सोवियत से ना, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थे, उन्होंने भी अपने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे और हर जगह सेटअप कर लिया था अपना। इनका कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का, ये अपने अकॉर्डिंग चलते थे। 1917 अप्रैल में जो बोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इनको रशिया से निकाल दिया गया था, तो ये वापस आ गए थे अप्रैल 1917 में। इन्होंने और जो बोल्शेविक थे, मतलब बाकी और जो बोल्शेविक थे, उन्होंने अपोज किया वॉर का, कि जो वर्ल्ड वॉर है ना, जो 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। और इन्होंने कहा कि जो पावर है हमारी कंट्री की वो सोवियत के हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशन भी किया था, फरवरी रेवोल्यूशन किया था। 3 डिमांड्स भी करी इन्होंने, जिसे बोला जाता है अप्रैल थीसिस। तो इसमें फर्स्ट डिमांड थी कि जो वॉर है उसे ख़त्म करा जाए, और जो लैंड है वो पीजेंट को दिया जाए, और जो बैंक है वो नेशनलाइज्ड होनी चाहिए। इन्होंने अपनी पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। जब अप्रैल थीसिस के बारे में बोल्शेविक पार्टी के और पीपल को पता चला तो वो स्टार्टिंग में तो सरप्राइज ही हो गए। जो लोग बोल्शेविक पार्टी में सरप्राइज हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ना, ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए, हमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए पहले, उसके बाद चेंजेस लेकर आने चाहिए। लेकिन बाद में इनका जो आइडिया था, एटीट्यूड था, चेंज हो गया। अब विंटर से होते होते समर आ गई थी, लेकिन वर्कर्स का मूवमेंट तो अभी भी फैल ही रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री कमेटीज थी वो बनने लग गई, और वो क्वेश्चन करने लग गई कि जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो कैसे रन कर रही है, क्या कर रहे हैं, क्या वर्कर्स के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। जो ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने भी अपनी यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिए, मतलब ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। शोल्डर्स ने भी कमेटी बनाना स्टार्ट कर दी अपनी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि सभी लोग अपने अपने ग्रुप बनाते जा रहे हैं। तो सोवियत ने 500 सोवियत को ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत में एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, उनको ये डर लग रहा था कि उनकी पावर रिड्यूस हो रही है, क्योंकि बोल्शेविक ज़्यादा ही फेमस होते जा रहे थे। गवर्नमेंट ने बोल्शेविक के जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जो भी आंदोलन कर रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। काफ़ी सारे बोल्शेविक लीडर्स तो भाग ही गए थे और कुछ छुप गए थे। मीनवाइल इसी दौरान सेम टाइम पर ही
कंट्री साइड में, विलेज वाले एरिया में पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने कहा कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, पीजेंट को भी मिलना चाहिए लैंड। तो एक कमेटी फॉर्म की गई। अब जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने पीजेंट को एनकरेज कर रखा था। अब पीजेंट भी पूरे फुल मूड में थे कि हमें तो चाहिए ही चाहिए लैंड। तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में पूरा लैंड सीज कर लिया गया, ले लिया गया 1917 में, और पीजेंट्स के आ गए मजे ही मजे। इस फिगर में आप देख सकते हैं बोल्शेविक और उनके लीडर लेनिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रशियन सोल्जर्स की पिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बोल्शेविक कैसे आंदोलन कर रहे हैं और आर्मी उन पे अटैक कर रही है। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। बोल्शेविक के लीडर लेनिन ने सोचा कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर दे हमारी कंट्री में। डिक्टेटरशिप मतलब एक ही पर्सन का रूल। इसलिए सितंबर में इसने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे ना, आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ भी इसके सपोर्टर्स थे इसने सबको इकट्ठा किया। और 1917 अक्टूबर 16 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को बोला कि तुम लोग भी हमारे साथ ही आ जाओ, जिससे कि हम सब मिलके गवर्नमेंट की पावर को छीन सकें। फिर एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसका नाम रखा गया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, और इसके लीडर बने लियोन ट्रोट्स्की। अब सब कुछ तो हो गया था, लेकिन इवेंट की डेट को सीक्रेट रखा गया जिससे कि कोई गवर्नमेंट को जाके ना बता दे। अब ये लोग तो लड़ने को तैयार थे। तो 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर केरेन्स्की सिटी से भाग गया, लेकिन अपने ट्रूप्स को, सेना को ऑर्डर देके गया कि तुम लोग सब चीज का ध्यान रखोगे। अब जो मिलिट्री मैन लॉयल थे गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उन्होंने क्या किया कि 2 बिल्डिंग बोल्शेविक की न्यूज़पेपर की उसे सीज कर लिया, मतलब कब्जा लिया। तो देखो कुछ मिलिट्री जो थी वो बोल्शेविक की साइड थी, लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर की साइड थी, गवर्नमेंट की साइड थी। कुछ गवर्नमेंट जो ट्रूप्स थे, जो सेना थी, वो ध्यान रख रही थी विंटर पैलेस का, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस के थ्रू। लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी थी ना, उसने सीज कर लिए गवर्नमेंट के ऑफिसेज और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। एक शिप थी ऑरोरा, इसके थ्रू भी विंटर पैलेस पे, मतलब जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहता था, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की गई और कर भी लिया था कब्जा। देखते देखते सभी जगह अपना कंट्रोल कर लिया था बोल्शेविक ने। बाकी और सिटीज में भी बोल्शेविक कंट्रोल करता रहा अपना, स्पेशली इन मॉस्को। दिसंबर में तो बोल्शेविक्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया था मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया पे। इस फिगर को देख के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन है लेनिन और कौन है ट्रोट्स्की, और ये लोग हैं कौन। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुए? अरे होना क्या था, जो बोल्शेविक चाहते थे वही हुआ। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑपोजिट थे, तो उन्होंने ये किया कि जो भी प्रॉपर्टी थी वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। और मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स, मतलब इंडस्ट्री और जो बैंक थे उन्हें नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के अंडर में किया गया। नवंबर 1917 में लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, मतलब कि सभी लोगों में इक्वल प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। जो पीजेंट हैं उन्होंने भी नोबल के लैंड को छीनना शुरू कर दिया। सिटी में भी जो बोल्शेविक थे उन्होंने ये बोला कि जिस फैमिली में जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उन्हें उतना ही बड़ा घर मिलेगा। तो सिटी में भी फैमिली के अकॉर्डिंग हाउस को पार्टीशन करने लग गए। जिस फैमिली में ज़्यादा मेंबर है उन्हें ज़्यादा बड़ा घर, जिस फैमिली में कम मेंबर है उन्हें छोटा घर। इस तरीके से एरिस्टोक्रेसी के जो ओल्ड टाइटल थे, पुराने टाइटल थे, जैसे कि जार और किंग, ये सारे हटाए गए। अब कोई राजा नहीं, रानी नहीं, सब लोग इक्वल। आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए यूनिफॉर्म्स भी डिज़ाइन की गई और क्लोथिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज हुआ 1918 में, जिसमें सोवियत ने अपनी एक हैट चूज की जिसका नाम रखा
बुदिनोवो का। अब देखते हैं ये कैसी कैप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाली कैप है वो। बोल्शेविक की पार्टी ने अपनी पार्टी का नेम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। 1917 नवंबर में बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट ये लोग जीत नहीं पाए। फिर 1918 में जनवरी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बोल्शेविक को तो रिजेक्ट कर दिया। तो फिर लेनिन को आया गुस्सा। लेनिन ने बोला, अरे इस असेंबली को ही डिसमिस करो, ये असेंबली ढंग से नहीं इलेक्शन कंडक्ट कर पा रही है, क्योंकि जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है ना, मतलब कि हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, और जो असेंबली में इलेक्शंस हुए हैं ना वो ठीक से नहीं हुए हैं। तो 1918 में मार्च में बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ एक तरीके से समझौता कर लिया पीस के लिए, शांति के लिए, जिससे कि अब बातचीत हो जाए जर्मनी से। तो इसने जो पीस, जो भी शांति के बारे में बात की थी कि समझौता हो जाए, वो की थी जर्मनी में ब्रेस्ट लिटोस्क में। अब जब इलेक्शन हुए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के, तो बस एक ही पार्टी थी, बोल्शेविक, जिसने पार्टिसिपेट लिया था इलेक्शन में। रशिया बिकेम अ वन पार्टी सिस्टम। बस एक ही पार्टी थी पूरे रशिया में, पूरा पार्लियामेंट एक ही पार्टी का था, वो भी बोल्शेविक का। ट्रेड यूनियंस को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और जो सीक्रेट पुलिस थी ना, जिसको बोला गया है चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD, तो ये उन लोगों को पनिश करते थे जो लोग बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे। मतलब जो भी बोल्शेविक की बुराइयां करता था ना, उसको ये लोग पनिश करते थे। काफ़ी सारे यंग राइटर और जो आर्टिस्ट थे वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि हाँ चलो कुछ चेंज तो हो रहा है हमारे सोशलिज्म में। लेकिन आफ्टर अक्टूबर 1917 अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब लोगों ने देखा कि चलो आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है ना कि जो सेंसरशिप है वो पार्टी को एनकरेज कर रही है। मतलब कि एक ही पार्टी सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। एटलीस्ट अगर 2 पार्टी होती तो कंपटीशन तो होता। जैसे कि इंडिया में है, कितनी सारी पार्टीज हैं, वो आपस में लड़ती हैं, फिर एक पार्टी विन करती है, तब इसमें कंपटीशन तो रहता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं था रशिया में। इस बॉक्स पे बस ये बताया गया है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में जो कंट्री साइड था, मतलब जो विलेज वाला एरिया था, वहाँ पर पीजेंट का क्या रिएक्शन था। और वैसी बात है, वो लोग तो बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उन्हें लैंड मिल गया। बट उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिनका लैंड था और उनका लैंड लेके फार्मर्स को दे दिया गया। वो तो बेचारे बहुत ही परेशान थे और बोल रहे थे कि हमें बस 2 काऊ और 2 हॉर्स दे दिए हैं और हमारी पूरी ज़मीन ले ली है। अब गलती तो पीजेंट की भी नहीं है ना, उन्हें भी तो लैंड चाहिए था। नेक्स्ट, द सिविल वॉर। बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर तो कर दिया था कि सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंड, लेकिन जो रशियन आर्मी थी ना वो इस चीज़ की ऑपोजिट थी, क्योंकि सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट थे, फार्मर्स थे। अरे अब पीजेंट को लैंड मिल जाएगा तो वो सोल्जर वाला काम क्यों करेंगे, क्यों आर्मी में पार्टिसिपेट लेंगे। तो इस वजह से वो आर्मी से निकलने लगे कि हम तो अपने गांव जा रहे हैं, बोरे बिस्तरा बांधा और अपने गांव चलो, क्योंकि हमें तो मिल गया लैंड अब अच्छे से, अब हम अच्छे से फार्मिंग करेंगे। तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, वो एक तरीके से बुराइयां करने लग गए बोल्शेविक की, कि बोल्शेविक तो गलत कर रहे हैं और इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा ऑपोजिट थे बोल्शेविक के कि उनके जो लीडर्स हैं ना वो साउथ रशिया में जाने लगे और ट्रूप्स को इकट्ठा करने लगे जिससे कि फाइट कर सके बोल्शेविक के अगेंस्ट। बोल्शेविक को रेड बोला जाता था क्योंकि उनकी ड्रेस रेड थी। ड्यूरिंग 1918 और 1919 में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे जिनकी ड्रेस थी ग्रीन, और जो प्रो ज़ारिस्ट थे जिनकी ड्रेस थी वाइट, उन्होंने रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया क्योंकि इनकी बैक स्ट्रॉन्ग थी। मतलब इनको सपोर्ट करने वाली काफ़ी सारी कंट्री थी, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, जापानीज, मतलब जापान के जो ट्रूप्स थे उन सब ने ही इनको सपोर्ट किया था। जब ये लड़ाइयाँ हो रही थी कंट्री में, मतलब कि जो सिविल वॉर हो रहा था, सिविल वॉर मतलब होता है कि एक कंट्री में ही, कंट्री के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि बोल्शेविक और उसके ऑपोजिट में जो बाकी सोशलिस्ट और ये प्रोजारिस्ट थे, तो ये लोग लड़ रहे थे। तो एक ही कंट्री की बात है ना, रशिया की बात है।
तो एक कंट्री में जब ऐसे लोग लड़ते हैं ना आपस में, उसे बोला जाता है सिविल वॉर। तो इस टाइम पे रशिया में भुखमरी छा गई, लूट मार होने लग गई, लोग बहुत परेशान होने लग गए थे क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही थी कंट्री में। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जो वाइट लोग थे, जारिस थे, वो यही चाहते थे कि पीजेंट से उन्हें उनका लैंड मिल जाए वापस, जो फार्मर्स ने लिया है, जो बॉल्शविक ने दिलवाया था पीजेंट को कि तुम लोग और लोगों से ले सकते हो लैंड, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये लोग वापस आ गए और बोलने लगे कि पीजेंट हमारा पूरा लैंड दो। अब जब ये लैंड देने लगे तो पीजेंट को आया गुस्सा, फार्मर्स को गुस्सा आया कि ये तो गलत हो रहा है। तो इस वजह से जो नॉन बॉल्शेविक लोग थे ना, उनका सपोर्ट करना ख़त्म कर दिया बाकी लोगों ने, जैसे पीजेंट फार्मर्स। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो हमारे अगेंस्ट ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम इनको सपोर्ट क्यों करें। तो 1920 में बॉल्शेविक दोबारा से आ गए और उन्होंने पूरे रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया पहले की तरह। बॉल्शेविक इसलिए जीत गए थे क्योंकि इनका सपोर्ट किया था नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने और मुस्लिम जिहादिस्ट ने। अब जो बॉल्शेविक थे वो अलग अलग जगह के जितने भी बॉल्शेविक थे सबकी अलग अलग थिंकिंग थी। जैसे कि सेंट्रल एशिया में जो थे वो लोगों पे अत्याचार करते थे, लेकिन जो रशिया में थे वो सही थे। तो इस तरीके से ना अलग अलग बॉल्शेविक की भी थिंकिंग थी। तो इस वजह से वो कहीं जीत रहे थे, कहीं हार रहे थे, लोग भी कंफ्यूज थे कि क्या बॉल्शेविक ठीक है या नहीं ठीक है। तो इन लोगों को मतलब लोगों को भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी इस चीज़ को लेके। काफ़ी सारी और कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट करने लगी और उनके साथ ही इन्वॉल्व हो गई, सोवियत यूनियन बना लिया। पहले ना रशिया बहुत बड़ा था लेकिन अब ना छोटा हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टेट है, जो कंट्रीज थी वो अलग हो चुकी है रशिया से। बाकी कंट्री जो रशिया के साथ कंबाइन हो गई थी ये बॉल्शेविक ने ही की थी और रशिया एम्पायर बहुत ही बड़ा हो गया था दिसंबर 1922 में। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बॉल्शेविक की वजह से ख़राब भी हो गई थी क्योंकि इसने फोर्स किया था लोकल गवर्नमेंट को कि नोमैडिज्म को डिस्करेज किया जाए, हटाया जाए। नोमैडिज्म होते हैं एक तरीके से जो लोग घूमते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में बकरियां लेके घूमते रहते हैं, उनका एक जगह कोई फिक्स नहीं होता रहने का। तो इन लोगों को ना कहा था कि तुम एक जगह फिक्स रहो, फोर्स किया इनको कि तुम्हें एक जगह ही रहना है। तो इस वजह से बॉल्शेविक को डिसलाइक करने लगे लोग। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सिविल वॉर के टाइम पे जो बॉल्शेविक थे वो ये चाहते थे कि जो इंडस्ट्री है, बैंक है, उसे नेशनलाइज किया जाए और जो पीजेंट है उनको लैंड मिलना चाहिए पूरा, मतलब जो भी नोबल है उनका लैंड लेकर और पीजेंट को दें। ये था कि सबको इक्वल लैंड मिलना चाहिए जिससे कि सब लोग अच्छे से काम कर सके। तो बॉल्शेविक ये कहते थे कि सब लोग कलेक्टिव होकर काम करेंगे तो ही अच्छे से काम होगा। इन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर करती है सबको फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको सब लोग फॉलो करें और एवरी 5 ईयर का एक टारगेट होना चाहिए कि हमें 5 ईयर में क्या करना है। तो ये पूरे प्लान्स होते थे, इन्हें बोला जाता था 5 ईयर प्लान, मतलब कि 5 ईयर के लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या हमें आगे फ्यूचर में करना है, किस सेक्टर में कितना करना है, तो उसकी प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए जिससे कि 5 ईयर तक वो फॉलो हो सके। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान बना था और जो दूसरा 5 ईयर प्लान बना था, दोनों में ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात की गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1927 से लेकर 1932 तक का था और जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था वो 1933 से लेकर 1938 तक का था। अभी जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई थी इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होने लग गई, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लग गया। 1929 से लेकर 1933 तक 100% इंक्रीमेंट होने लग गया ऑयल, कोल और स्टील की कंपनी में। प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था, इस वजह से न्यू फैक्ट्रीज भी डेवलप होने लगी सिटीज़ में। अब न्यू फैक्ट्रीज बनेंगी सिटी में तो काम भी होगा। अब कंस्ट्रक्शन के काम इतना ज़्यादा हो गया कि पुअर वर्किंग कंडीशन होने लग गई, मतलब काम ज़्यादा कराने लग गए लोगों से। तो वही लोगों की बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन की वजह से लोग परेशान होने लग गए। रशिया में एक सिटी थी मैग्नेटोगॉर्स्क, यहाँ पे स्टील प्लांट का जो काम हुआ था वो 3 ईयर में कंप्लीट हुआ क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की जो लाइफ थी बहुत ही ख़राब थी। एक साल में 550 टाइम तो स्टॉप किया गया था काम को, इतनी ज़्यादा बैड कंडीशन हो जाती थी वर्कर्स की। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम, मतलब वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती थी, -40 डिग्री टेम्परेचर होता था। सोचो -40 तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी।
और अगर उनको टॉयलेट के लिए जाना होता था तो वो 4th फ्लोर से उसके बाद स्ट्रीट को क्रॉस करना होता था, तब जाके वो टॉयलेट करके आते थे। इतनी ठंड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बेचारों को। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, स्कूलिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, पीजेंट थे, वो लोग काम करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ जाते थे पढ़ने के लिए। जो वीमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए फैक्ट्री में ही क्रैचेस इस्टेब्लिश किए गए, जिससे कि वो काम अच्छे से कर पाए और बच्चों की देखभाल भी क्रैचेस में अच्छे से हो पाए। और पब्लिक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड की गई। क्वार्टर्स की भी हालत थोड़ी सुधारी गई, जिससे कि वर्कर अच्छे से रह सके अपने घर में। बट ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ऐसे खाना खाते थे सब लोग इकट्ठे होके ना। ये देखो ये डाइनिंग हॉल है फैक्ट्री का। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब रशिया में आया एग्रीकल्चर को लेकर एक डिजास्टर। 1927 से लेकर 1928 तक सोवियत रशिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ग्रेन को लेकर, अनाज को लेकर। गवर्नमेंट ने ग्रेन की प्राइस फिक्स की हुई थी कि पीजेंट को इतने पैसे में ही इस ग्रेन को सोल्ड करना है, लेकिन जो पीजेंट थे उन्होंने मना कर दिया गवर्नमेंट बायर को कि हम तुम्हें नहीं देंगे इस प्राइस में। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन आए। स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया फर्म इमरजेंसी मेजर्स, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो रिच पीजेंट हैं और जो ट्रेडर्स हैं विलेज वाले एरिया में, वो लोग जमाखोरी कर रहे हैं इसकी ग्रेन की, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ग्रेन की शॉर्टेज होगी तब फिर हम इसे हायर प्राइस में बेचेंगे। तो इनको ऐसा लगा था, तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए इन्होंने कुछ मेजर्स लिए, इमरजेंसी मेजर्स। 1928 में इन्होंने पार्टी के मेंबर से बोला कि जाओ और देख कर आओ, जहाँ जहाँ भी सबसे ज़्यादा ग्रेन होता है वहाँ पे तुम्हें देख कर आना है कि क्या सच में ग्रेन ख़त्म हो गया है या फिर ये झूठ मूठ कर ड्रामा कर रहे हैं। कुलाक्स पे रेड मार कर आओ। कुलाक्स बोला जाता था कि जैसे जो बहुत अच्छे मतलब रिच पीजेंट होते थे उनको बोला जाता था। ग्रेन की शॉर्टेज डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही थी, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया स्टालिन ने कि कलेक्टिवाइज फार्म होना चाहिए। ये देखा गया कि जो ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है वो स्मॉल साइज़ की वजह से हो रही है लैंड के, क्योंकि 1917 के बाद जो पीजेंट थे वो बहुत सारे थे। अब इतने सारे पीजेंट हैं तो जो बड़ा लैंड था वो भी अगर जब पार्टीशन हुआ, मतलब डिवाइड करके सभी पीजेंट को दिया, तो वो लैंड भी छोटा पड़ गया। मतलब बस इतना ही लैंड था पीजेंट के लिए कि वो अपना खाना मतलब अपना गुजारा कर पाए, इतना ही खाना ग्रो कर पाए फार्म पे। अब स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया 1929 से। उसने फोर्स किया सभी पीजेंट को कि सभी को एक ही लैंड पे काम करना होगा। अब किसी का कोई अलग अलग लैंड नहीं है, क्योंकि वो ये चाहता था कि पूरा एक लैंड होगा तो ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ग्रेन का। तो सभी पीजेंट से उनका लैंड छीन लिया गया और कहा कि तुम्हें एक ही लैंड पे काम करना होगा। इसी को बोला जाता है कलेक्टिव फार्म, जब सब लोग मिलके एक ही लैंड पे काम करते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव फार्म को बोला गया है कोलकोस। कोलकोस का जो प्रॉफिट है वो पीजेंट गवर्नमेंट दोनों में शेयर होगा। इस चीज़ से ना पीजेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और वो लाइव स्टॉक को, जो भी उनके जानवर वगैरह थे ना, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगे, मारने लगे, मतलब अपना ही नुकसान करने लग गए। 1929 से लेकर 1931 तक तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी कैटल की, क्योंकि जो पीजेंट थे वो कैटल को ही मारे जा रहे थे, कि 1/3 शॉर्टेज हो गई थी। ये लोग कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से इन्हें पनिशमेंट भी देता था स्टालिन, और काफ़ी सारे लोगों को जेल में भी बंद कर दिया था। मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। डिपोर्टेड मतलब होता है किसी को अपनी कंट्री से निकाल देना, और एक्साइल मतलब होता है कि कोई पर्सन फोर्सफुली अपने हमारी कंट्री से चले गया और उसे डर है दोबारा कंट्री में आने का, कि अगर मैं कंट्री में आऊँगा तो कहीं मेरे साथ मारपीट ना हो जाए या मुझे जेल में न डाल दें। तो ये सारे काम होते थे उन पीजेंट के साथ जो कलेक्टिवेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद पीजेंट ने बोला कि देखो हम कोई सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम रिच भी तो नहीं है, तो हम लोगों को तो हमारा लैंड चाहिए होगा ना, हमें तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। तो फिर
स्टेलिन ने सोचा कि अरे हाँ, बात तो सही है, अगर ये लोग एक हो गए तो ये लोग मुझे हरा सकते हैं। तो स्टेलिन ने कहा कि ठीक है, तुम अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर लो, अपने लैंड पे कल्टीवेशन कर लो जो तुम्हारा छोटा सा लैंड है। लेकिन इसने कोई सपोर्ट नहीं दिया उन लोगों को, मतलब कोई सिंपैथी नहीं थी गवर्नमेंट की साइड से इन लोगों के लिए। कलेक्टिवाइजेशन से प्रोडक्शन तो एकदम इंक्रीज हुआ नहीं, बैड हार्वेस्ट हुआ 1930 से लेकर 1933 तक। इस वजह से फैमिन हो गया पूरी कंट्री में और 4 मिलियन पीपल की डेथ हो गई। इस फिगर में आप देख सकते हैं कैसे कलेक्टाइजेशन होता था, मतलब सारे पीजेंट एक होकर कैसे काम करते थे। स्टालिन की पार्टी में ही काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि स्टालिन ठीक नहीं कर रहा है, तो स्टालिन ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट देता था, प्रिजन मतलब कि उन्हें जेल में बंद कर देता था या फिर लेबर कैंप में, मतलब लेबर कैंप मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था उनसे। तो 2 मिलियन लोगों के साथ ऐसा किया था 1939 में। मतलब कि बस ये समझ लो कि अगर किसी ने स्टालिन के अगेंस्ट बोला तो उसे पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, पूरे वर्ल्ड पे रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। यूरोप की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो बोल्शेविक की पार्टी से पूरा एग्री नहीं थी, मतलब फुली एग्री नहीं थी। तो उस टाइम पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत फेमस हो रही थी पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया है, जो ब्रिटेन में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक ने एनकरेज किया काफ़ी सारे कॉलोनियल पीपल्स को, जैसे कि अलग अलग कंट्री में जो लोग जो देश गुलाम था किसी और कंट्री का, तो जो गुलाम देश था उसे इन्होंने बोला कि तुम लोग गुलाम क्यों हो रहे हो, तुम लोग इकट्ठे हो, एक पूरा ग्रुप बनाओ और इन लोगों से लड़ो और इन लोगों को अपनी कंट्री से हटाओ, हटाओ इन लोगों को, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है तुम्हारी कंट्री पे। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ इंडिया का, इंडिया को गुलाम बनाया था यूरोप ने, तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी वो कब्जा करे बैठी थी इंडिया पे। तो बोल्शेविक इंडिया के लोगों को समझाते थे कि तुम क्यों गुलाम बने हुए हो, तुम अपना ग्रुप बनाओ और इन लोगों से लड़ो और इनको अपने देश से, अपनी कंट्री से निकाल फेंको। काफ़ी सारे नॉन रशियन ने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट लिया और बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न एक इंटरनेशनल यूनियन थी प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ की, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इन लोगों को फैसिलिटी भी मिलती थी एजुकेशन की, कि तुम्हें पढ़ने को मिलेगा यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम तक सोशलिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था पूरे वर्ल्ड में। बाय द 1950s, मतलब अगर देखा जाए तो 1950s में कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि ज़ार की जो पावर थी वो हटानी थी, किंग का रूल हटाना था। लेकिन यहाँ तो जो स्टालिन था वो खुद ही राजा बनने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, अभी भी लोगों के हाथ में पावर नहीं थी। बट कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे कि बैकवर्ड कंट्री थी रशिया, वो एक ग्रेट पावर में बन गई, मतलब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई थी वहाँ पे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को लेके। बट एसेंशियल फ्रीडम्स नहीं थी सिटीजन्स को, उन्हें फोर्सफुली काम करवाया जाता था हर चीज़ को लेके। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के एंड में आते आते ना यूएसएसआर में सोशलिस्ट आइडियाज़ नहीं रह गए थे, क्योंकि सोशलिस्ट आइडिया में तो होता है कि पीपल अपने मतलब इंजॉय कर सके, उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे तो बस एक ही पर्सन का रूल था, स्टालिन का, और वो भी लोगों को टॉर्चर कर रहा था। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीड थ्रू इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन ईच कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री में सोशलिज्म के आइडिया को अलग अलग तरीके से फैलाया जा रहा था। इंडिया का रशियन रेवोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? मिड 1920s में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटिकल मेंबर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा इससे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी सोवियत सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे और इनके बारे में इन्होंने लिखा भी था। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.